बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले क्लासेस में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके बारे में तफसील से पढ़ा था। उसमें हमने जो है ना सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन पर है। साइंटिफिक नोटेशन या और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन हाँ, अच्छा देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, और वो है अक्सर जो फ़िज़िक्स होता है, फ़िज़िक्स में बाज़ औक़ात हमारा वास्ता ऐसी मक़दारों से पड़ता है जिनकी कमियत या तो बहुत बड़ी या तो बहुत छोटी होती है। यानी फ़िज़िक्स में बहुत से इस तरह केसेस आते हैं कि ऐसे मक़दार होती है जिनकी कीमत या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी। तो जो बड़ी होती है उसको आसान करने में और जो छोटी होती है उसमें आसान करने में साइंटिफिक नोटेशन हमारा मदद करता है। तो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन with the help of scientific notation we can express, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ी कीमत या बहुत छोटी कीमत से हमारा वास्ता पड़ सकता है फ़िज़िक्स में। So with the help of scientific notation we can express very large number, या तो बहुत बड़ी नंबर होता है लार्ज नंबर, या तो बहुत बड़ी मकदार या नंबर होता है और स्मॉल नंबर। या तो स्मॉल नंबर होता है। तो इसमें जो है ना इसको आसान करने में साइंटिफिक नोटेशन हमारा मदद करता है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन हम सीक्वेंस यानी मैथमेटिकली हम इसको इजीली इस तरह लिख सकते हैं। जो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास है, साइंटिफिक नोटेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में हम n इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर n हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट देखते हैं कि n क्या करता है। तो n जो ये n होता है, जो n होता है n कैन बी expressed in term of a number, चाहे जो भी नंबर हो, ये हमारे पास नंबर को एक्सप्रेस करता है। m and a power of 10, 10 का जो भी पावर हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यानी इससे सेम जो ये रूल अप्लाई करता हो कि जैसा कि हमने कहा कि n जो है ना वो n कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ नंबर m एंड अ पावर ऑफ 10। अच्छा, m हमारे पास क्या करता है, तो m हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर को, जो वो नॉन जीरो, उसका जो डिजिट्स होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं m represent a number whose first, जिसका जो फर्स्ट डिजिट्स होता है, फर्स्ट
डिजिट इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट। जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है इन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? अ फर्स्ट नंबर नंबर हु फर्स्ट डिजिट इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट। इसका जो पहला हिस्सा होता है वो जो है ना नॉन ज़ीरो होता है, मकसद नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। अब n की तरफ आते हैं कि n क्या करता है। तो n जो 10 का पावर जो यहाँ पे मैंने n लिखा है, तो देखते हैं कि n से मकसद इसका क्या है। तो n हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट द पावर ऑफ n रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10। ये हमारे पास 10 का जो है ना वो पावर वो रिप्रेजेंट करता है, विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। n हमारे पास जो n हमारे पास 10 का जो पावर होता है वो उस पावर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो पावर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। जो 10 यहाँ मैं 10 की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं वो हमारे जो फिज़िक्स में अक्सर हमारे ऐसे मकदार से वास्ता पड़ता है जो चाहे या तो वो बहुत बड़ी हो या वो बहुत छोटी हो। इस किस्म की बड़ी या छोटी मकदार को लिखना और हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसमें साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो हमारा इसमें मदद करता है। तो हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे हमारा मदद करता है। तो एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक कीमत है जो बहुत बड़ा है। मीटर। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी नंबर है तो इस साइंटिफिक नोटेशन इसको हमें और भी आसान करता है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि 1.5, या अगर हम स्टेप वाइज की तरफ आ जाए तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 1.15.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, क्योंकि ये हमारे पास 10 ज़ीरो आते हैं तो 10 की पावर 10 मीटर। तो अभी ये मुकम्मल नहीं है। अब इसका लास्ट स्टेप मैं करता हूँ तो इसमें ये मुकम्मल हो। तो हम 1.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो पहले ये इस तरह था, बहुत बड़ा था, तो साइंटिफिक नोटेशन ने हमें बहुत आसान किया। अब पर एग्ज़ाम्पल में एक और एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आता हूँ जो हमारे पास एक ऐसा नंबर जो वो बहुत छोटा हो, तो इसके साथ हम क्या करेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल करता हूँ, यानी वो नंबर जो बहुत छोटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मकदार है जो बहुत छोटा है। तो ये मकदार हमारे पास बहुत छोटा है, तो साइंटिफिक नोटेशन इसमें भी हमारा मदद करता है। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, यानी बहुत आसान तरीके से। तो मैं स्टेप वाइज करता हूँ कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 0.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मीटर। लेकिन लास्ट स्टेप की तरफ जब हम आ जाए तो यानी लास्ट स्टेप जो हमारे पास सिंपल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने ये 2 स्टेप किए हम इस तरह ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आपकी आसानी के लिए मैंने जो है ना स्टेप वाइज किया। तो -14 मीटर आ गया। अब हम इसको आखिरी जो लास्ट यानी जिसको लास्ट टेक्निक है वो है 1.6 मल्टीप्लाई
10⁻⁻15 मीटर। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि ये 1.6 10⁻⁻15 मीटर ये कैसे आ गया। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम पहले हमने जो है ना इस पॉइंट को जो है ना यहाँ तक आए, फिर ये जो पॉइंट है ये ज़ीरो वाले जो पॉइंट यहाँ जो ज़ीरो से जो पॉइंट है इसको अगर हम यहाँ से उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पॉइंट आ जाता है। जब पॉइंट यहाँ आ जाता है तो फिर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 का मतलब है कि ये जो ज़ीरोज़ है वो है 15, वो 15। अच्छा, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ 15 आ गया, तो ये इसका भी मैं बताता हूँ कि ये कैसे आ गया। तो नोट में मैं लिखता हूँ कि जो माइनस पे जो एक माइनस में आ गया और दूसरा पॉजिटिव में आ गया। तो देखते हैं कि ये जो नेगेटिव में कैसे आ गया और पॉजिटिव में कैसे आ गया। तो नोट में मैं लिखता हूँ, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इफ द डेसिमल, जो हमारे पास डेसिमल होता है, the decimal is moved toward लेफ्ट। जब हमारे पास डेसिमल वो लेफ्ट की तरफ हो, फ्रॉम इट्स गिवन, जो हमारे पास जो गिवन नंबर होता है, गिवन फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल, जो हमारे पास इसका इनिशियल पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन, तो क्या होगा, हमारे पास जो पावर होगा, यानी जो हमारे पास जब डेसिमल लेफ़्ट की तरफ आ जाए, यानी लेफ़्ट की तरफ जो है ना ये मूव करे और ये लेफ़्ट की तरफ डेसिमल हो, तो और हम जो सिचुएशन को देखेंगे, जो गिवन जो इसका इनिशियल पोजीशन से होता है, तो इनिशियल पोजीशन में अगर वो लेफ़्ट की तरफ आ जाए तो हमारे पास जो 10 का पावर होगा उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। सो दिन द पावर, अगर हमारे पास जो 10 का पावर होता है, दिन द पावर ऑफ 10 will be taken उसको, तो जैसा कि मैंने बताया इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, तो will be taken as पॉजिटिव, इसको फिर हम पॉजिटिव में लेंगे। अच्छा, मैं नेगेटिव वाला भी शेयर करता हूँ कि नेगेटिव कैसे आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब डेसिमल लेफ़्ट की तरफ हो तो हमारे पास जो 10 का पावर होगा वो पॉजिटिव में होगा। अब अगर हमारे पास यहाँ, तो हमने बताया कि जब लेफ़्ट में हो तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव आता है तो वो इसका अपोजिट है। जब हमारे पास राइट की तरफ आ जाए तो फिर हम इसको नेगेटिव में लेंगे। तो इफ द डेसिमल इज़ मूव्ड, अब मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, इफ द डेसिमल, जो हमारे पास जो डेसिमल होता है इज मूव्ड जब हमारे पास डेसिमल क्या, जब वो मूव टुवर्ड राइट, जब वो राइट साइड आ जाए तो फिर हम क्या करें, जब ये राइट साइड आ जाए तो फिर हम जो 10 का पावर होता है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि उसमें एक बात थी कि फ्रॉम इट्स गिवन, जो हमारे पास इसका इनिशियल पोजीशन होता है, जो हम गिवन इनिशियल पोजीशन होता है, हम इनिशियल पोजीशन को देखेंगे। तो इनिशियल पोजीशन में जो हमारे पास वो राइट साइड जो है ना डेसिमल आ जाए तो फिर हम उसको नेगेटिव में लेंगे पोजीशन।
तो हम कह सकते हैं इन द पावर ऑफ 10, जो हमारे पास 10 का पावर होता है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। इन द पावर ऑफ 10 टेकन एज नेगेटिव, इसको फिर हम नेगेटिव में लेंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किए थे। अब चांद की जो किमियत है वो जो है ना, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चांद की जो किमियत है तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको 7 × 10⁻22 किलोग्राम है साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं। और अगर हम आम ये लिखे तो फिर ये बहुत बड़ा मसला है। अब मैं शेयर करता हूँ। अब हमारे पास जो चांद की किमियत वो है तकरीबन, एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। जो चांद की किमियत होता है मैं वो अब ये हमारे पास चांद की किमियत है किलोग्राम। अब ये बहुत बड़ी कीमत है, ये बहुत बड़ी कीमत है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से लिख सकते हैं कि 7 × 10⁻22 किलोग्राम। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले बताया, जब पॉइंट जो डेसिमल होता है वो जब लेफ़्ट साइड आ जाए तो हम 10 का जो पावर है वो पॉजिटिव मिलेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर है, जब पॉइंट यहाँ पर है यानी मकसद इसका कि लेफ़्ट साइड पर पॉइंट है तो हमने 10 का जो पावर था वो पॉजिटिव में ले लिया, पॉजिटिव में ले लिया। अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल करता हूँ। जो एटम की न्यूक्लियस होता है यानी एटम की न्यूक्लियस का कतर तकरीबन वो है, एटम की जो न्यूक्लियस का कतर है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ कि वो कितना छोटा है। जो एटम की जो न्यूक्लियस का जो कतर होता है वो कितना छोटा होता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वो कितना छोटा होता है जो न्यूक्लियस का जो कतर है। तो वो हमारे पास है, अच्छा एक और बात, यहाँ पर पॉइंट लेफ़्ट साइड आ गया था, इसलिए हमने जो 10 का जो पावर था ये देख ये प्लस में है यानी +22 में है, क्योंकि जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड आ गया है। अगर डेसिमल राइट साइड आ जाए तो फिर हम 10 की जो पावर है उसको हम जो है ना हम माइनस में लेंगे यानी नेगेटिव फिर हम उसको नेगेटिव में लेंगे। तो एटम की न्यूक्लियस का कतर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब यानी इसका मतलब ये है कि ये बहुत छोटा है। जो एटम की न्यूक्लियस का कतर है वो तकरीबन इतना है, तो ये बहुत छोटा रकम है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें उसको आसान लिखने में साइंटिफिक नोटेशन हमारा मदद करता है। तो यहाँ पर तो ये बहुत छोटा है। अच्छा 1 मीटर। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1 × 10 की पावर -14 मीटर। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल मैंने एक पॉजिटिव का किया और एक नेगेटिव का किया, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि जब डेसिमल लेफ़्ट साइड आ जाए तो फिर हम जो 10 का पावर होता है उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और जब डेसिमल राइट साइड जब डेसिमल को हम यानी जो यहाँ आ गया है तो डेसिमल यहाँ आया है, तो अब इसको हम राइट साइड की तरफ ले जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो 10 का पावर होता है वो माइनस में आता है, 10 का पावर माइनस में आता है। अच्छा, और जब यहाँ पर जो डेसिमल है तो इसको हम लेफ़्ट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ लेफ़्ट साइड ले जाते हैं, तो इसलिए इसका जो
10 का पावर होता है वो जो है ना पॉजिटिव में आता है, यानी उसको हम सिंपली हम उसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। अच्छा, चांद की कीमियत तकरीबन यहाँ मैंने लिखी है कि 7 × 10⁻22 किलोग्राम है, और एटम की न्यूक्लियस का कदर तकरीबन 1 × 10⁻14 मीटर है। अच्छा, मिकदार के इजहार के मौखर अलस के तरीक़े को साइंसी तरकीब या साइंसी मयारी कहते हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ मैंने यहाँ पर आपको लिखा था कि m और n का जो यूज़ था, तो हम जहाँ m एक ऐसी मिकदार है जिसका पहला अदद डिजिट बाएं से दाएं जानिब आते हुए गैर सिफर है, इसके बाद इशारिया लिखा जाता है और फिर नंबर n के बाकी आदात लिखे जाते हैं, और 10 की ताकत को n से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है n represent the power of 10 which may be positive और नेगेटिव, यानी इसका मकसद है कि 10 की ताकत को n से ज़ाहिर किया जाता है, और ये वो तादाद बताता है जितने दर्जों तक इशारिया ने अपनी जगह से हरकत की हो। 10 की ताकत मुस्बत या मनफी हो सकती है। किसी मिकदार को, यानी किसी मिकदार चाहे जो भी मिकदारों को साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए दरजैल इक़दाम करने चाहिए। तो जो रूल्स होते हैं साइंटिफिक नोटेशन के, अब हम साइंटिफिक नोटेशन के जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में ये कहते हैं कि किसी दी हुई मिकदार n में इशारिया को उठाकर पहले गैर सिफर अदद के बाद रखें। जो चाहे जो कीमत आपको दी हुई हो उसमें जो n में जो इशारिया को उठाकर पहले गैर सिफर अदद के बाद रखेंगे। जो दूसरा केस है साइंटिफिक नोटेशन का, तो इसने ये ज़िक्र किया है कि अगर इशारिया को अपनी असली मकाम से बाई जानिब हरकत दी गई हो तो 10 की ताकत मुस्बत होगी, और अगर इशारिया को जितने भी दर्जों तक हरकत दी जाए वो इनकी कीमत होगी। इनकी कीमत होगी मतलब क्या है कि 10 की ताकत होगी, जो 10 का जो पावर होता है वो 10 की पावर होगी। और जो थर्ड रूल इन्होंने लिखा है, तो यानी फ़िज़िक्स के क्लास 9 के फ़िज़िक्स के बुक में, तो वो उन्होंने लिखा है, यानी उसका मकसद में अब यानी उसका ट्रांसलेशन मैं करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो वो इसमें कहते कि इसी तरह अगर इशारे को अपनी असली मकाम से दाएं जानिब हरकत दी गई, यानी अगर जो इशारे हमारे पास होता है उसको अगर असली मकाम में दाएं जानिब हरकत दी गई हो, यानी उसको अगर दाएं जानिब हरकत दी गई तो 10 की ताकत मनफी होगी। तो जैसा मैंने इससे पहले शेयर किया था कि जब यानी वो मनफी में आता है, वो नेगेटिव में आता है कि अगर इशारे को असली मकाम से दाएं जानिब हरकत, तो यहाँ से ये दाएं जानिब हरकत दी गई है, तो इस वजह से इसका जो 10 का पावर है वो माइनस में आ गया है। मैंने जिस तरह एग्ज़ाम्पल्स, अब मैं बुक्स की तरफ आता हूँ, तो बुक्स में देखते हैं कि बुक्स में क्या है। तो क्लास 9 की बुक्स जो फ़िज़िक्स का बुक है उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा, ये 3 रूल्स थे, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अच्छा, बुक्स में इसमें इन्होंने क्या लिखा है, हाँ बुक्स में इसमें इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, यानी एग्ज़ाम्पल 1.1 की तरफ आते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है कि अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है इन्होंने ये लिखा है। तो इसका जो डिस्टेंस हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से कैसे मालूम करेंगे, तो इन्होंने दिया है एवरेज डिस्टेंस, यहाँ दिया है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़। इन्होंने यहाँ पर जो है ना हमें रकम दी है कि जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान में, तो वो ये है, ये एवरेज डिस्टेंस है। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि पहले मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि जब इसकी यानी अर्थ और मून के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो यहाँ इन्होंने कीमत दी है। तो इसको एग्जांपल में कहते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखे, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अब इस एग्ज़ाम्पल को हम इसका सलूशन करते। तो
एग्ज़ाम्पल है। तो उस जो एग्ज़ाम्पल में उन्होंने जो एवरेज डिस्टेंस दिया था, तो एवरेज डिस्टेंस जो मून और अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है, तो इन्होंने क्या बताया था कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी जो अर्थ और जो मून है उसका एवरेज डिस्टेंस की जो कीमत इन्होंने हमें यहाँ दिया है, तो वो कितना है, वो है बुक में वो है 384। ये जो उन्होंने दिया है ये सिर्फ बुक वाला जो कीमत है, जो वैल्यू इन्होंने दिया है कि वो है, वो इतना वैल्यू है। तो वो कहते हैं कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें इजी, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम इजी लिख सकते हैं। तो पहले फर्स्ट तो इसमें पॉइंट, अगर हम पॉइंट की तरफ आ जाए तो फर्स्ट जो इसका जो डिस्टेंस है उसको हम पॉइंट में लिखते हैं, कि जो डिस्टेंस इसका है इसको हम फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। तो पॉइंट में हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो इसमें तो अभी तो पॉइंट इसमें है नहीं, जब हम पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगाते तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो हम लगाएंगे और मल्टीप्लाई जो 10 के बाद अभी तो ज़ीरो, क्योंकि अभी हम इसको मालूम करते। तो जो इसका डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस, वो अब क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन में, एवरेज डिस्टेंस हमारे पास अब जो यानी जो मून और अर्थ के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होगा, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इजी लिख सकते हैं कि जो पॉइंट होता है 3.8 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। अब यहाँ ये भी प्लस का, जो मैंने प्लस और माइनस का रूल बताया था, तो ये इसका एवरेज डिस्टेंस है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3.10 की पावर 8 मीटर, यानी इसको एवरेज। तो ये एग्ज़ाम्पल भी हल हो गया। अच्छा, आप देखते हैं कि इसमें कोई और एग्ज़ाम्पल है या नहीं है, या असाइनमेंट है, एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल। अच्छा, इसने एक यहाँ पर इन्होंने एक असाइनमेंट भी दिया है, असाइनमेंट 1.1। असाइनमेंट 1.1 में ये कहते हैं कि मास ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ का जो मास है, यानी ज़मीन का जो मास है वो क्या है, द मास ऑफ अर्थ इज़ द मास, यानी जो मास है अर्थ का, वो यहाँ ये वैल्यू दिया गया है कि राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ये कहते हैं कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो देखिए कि इसको अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो इन्होंने इसमें ये वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इन्होंने जो वैल्यू दिया है, तो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है, इसकी वैल्यू की तरफ है, जो मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ जो वैल्यू है वो इन्होंने दिया है 5980 ये इन्होंने मास, जो अर्थ का मास ही यहाँ दिए। तो ये कहते हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली हम लिखते हैं। फर्स्ट तो हम पॉइंट, इसमें तो पॉइंट भी नहीं है, तो फर्स्ट हम मास ऑफ अर्थ जो होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की जो पॉइंट की तरफ आते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट। हम पॉइंट के बाद एक ज़ीरो हम लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई, अभी तो हम मालूम 10 की पावर 0, ये अभी हम मालूम करते हैं कि मास ऑफ अर्थ क्या है। तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ सिंपली लिख सकते हैं। अब हम पॉइंट को जो है ना वो
यानी लेफ़्ट साइड में जब डेसिमल लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें, तो अब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास 5.98 मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको ये जो से ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम गिनेंगे जब जो भी नंबर होते हैं तो हमारे ऐसा, तो ये हमारे पास अभी ये जो नंबर है 5.8 के जो बाद जिसके बाद जो नंबर आते हैं तो वो है 24 kg। तो मास ऑफ अर्थ क्या है, कितना है, 24 kg है। मास ऑफ अर्थ 24 kg है। अच्छा, इन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल भी दिया है यहाँ 1.2। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेकंड इन एयर, यानी हमारे पास जो एयर में नंबर ऑफ सेकंड इन एयर में जो सेकंड्स की बात करते हैं तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड इन एयर। आप जो है ना सेकंड को मालूम करें एक साल में, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। पहले आप उसको मालूम करो, फिर उसका जो आंसर होता है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो देखते हैं, अब हम एयर में जो सेकंड्स होते हैं उसको मालूम करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं वी नो दैट वन डे, जो हमारे पास जो वन डे होता है उसमें 24 आवर्स होते हैं। तो वन डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स में जो है ना वो जो वन डे होता है, वन डे में 24 आवर होते हैं, आवर वन डे में 24 आवर थे, और 24 आवर्स में जो 24 आवर्स हमारे पास है उसमें हमारे पास जो है ना जो सेकंड है, यानी ये तो 24 आवर्स है, और हमारे पास जो एक आवर्स है, अब अगर हम एक आवर्स की बात करें, एक आवर जो हमारे पास एक घंटा होता है, तो उसमें हमारे पास जो सेकंड्स होते हैं वो जो सेकंड होते हैं वो 3.00 सेकंड्स होते हैं हमारे पास, ये एक घंटे में होते हैं, और वन डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। तो अब हम यानी जो 3600 है उसको हम, यानी ये जो 1 आवर्स के जितने सेकंड है उसको हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास जो 24 आवर्स है उसका सेकंड हमारे पास आता है। तो वन डे जो, अब तो हम वन डे की बात करते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई, यानी जो 1 आवर्स में जितने सेकंड्स होते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड होते हैं। अच्छा, तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर में जो इसका आंसर आ गया है वो है 86400। तो इसका 86400 सेकंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो एक 1 ईयर की बात करते हैं, एज देयर हमारे पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो हम यहाँ ये फर्स्ट तो हमारे पास एक आवर में 3600 सेकंड थे, उसको हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन 24 में 86400 सेकंड, अब 86400 इसको हम 365 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम, तो वो तो फर्स्ट तो 1 डे था, अब 1 ईयर है, यानी अब हम एक ईयर की बात करते हैं। तो एक ईयर की बात करें तो एक ईयर में हमारे पास इतने दिन होते, तो डेज़ इतने डेज़ होते हैं, यानी और जो इसको इतने 365 डेज़ होते हैं, और अब 365 डेज़ को हम जो 24 आवर्स में जितने सेकंड है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई 86400, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर है 1 ईयर। हम कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
अच्छा, तो कैलकुलेटर की मदद से इसका जो है वैल्यू है तो वो है 3153600 सेकेंड आ गए। अच्छा, ये तो अब हमारे पास 1 ईयर में जो सेकंड्स थे वो आ गए। लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम्पल है तो इसमें कहते हैं कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसका जो आंसर है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको जो नंबर है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 ईयर जो उसके सेकंड है वो है 3153600। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरो लगाएंगे तो 10⁻0 सेकेंड, क्योंकि अब हम इसकी आंसर की तरफ आते हैं। तो 1 ईयर हमारे पास, अगर इसका आंसर जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 3.1536000 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड, यानी ये 1 ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं। लेकिन इसको आप ये जो है ना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में, ये कहते हैं कि आंसर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो इस साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर ये है 3.1536 मल्टीप्लाई 36000 मल्टीप्लाई 10⁻7। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ईयर, अगर आप और भी आसानी से तो 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक सिंपली मैंने समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। ये एग्ज़ाम्पल्स थे। अच्छा, कल हम असाइनमेंट करेंगे, इसके बाद भी एक असाइनमेंट है और असाइनमेंट और एग्ज़ाम्पल्स भी रहेगा। इस एग्ज़ाम्पल्स में हम करेंगे और असाइनमेंट भी हम करेंगे। तो कल हम 1.3 एग्ज़ाम्पल करेंगे, 1.4 एग्ज़ाम्पल करेंगे और इस तरह इसके जो है ना वो एक इसको जो है ना एक असाइनमेंट भी करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। जो एक नूरी साल जो होता है, यानी लाइट ईयर जो होता है, एक नूरी साल यानी लाइट ईयर फासले की पैमाइश की इकाई है, ना कि वक्त की। ये जो है ना फासले की पैमाइश की इकाई है, यानी वक्त की, ना कि वक्त की। अच्छा, तो हम जो अगर हम इसकी डिफिनीशन, यानी जो लाइट ईयर होता है, इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो इसकी तारीफ़ हम यूँ की जाती है कि वो फासला जो रोशनी एक साल में तय करती है, रोशनी की वेलोसिटी, जो हमारे पास जो रोशनी की वो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ है, मीटर फी सेकेंड है। इसलिए एक साल में रोशनी 9.5 × 10⁻15 मीटर फासला तय करती है। और इसी बात के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और बहुत सिंपल ही था। कल इंशाल्लाह हम और एग्ज़ाम्पल करेंगे और असाइनमेंट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था।